हाय बच्चों, मैं एक बार फिर से गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं मनोज कुमार यादव DBSK इंटर कॉलेज से। ओके, तो बच्चों खासकर कक्षा 10 के बच्चों के लिए, तो कक्षा 10 के बच्चों को जीव विज्ञान के बारे में मैं अगली वीडियो लेकर आया हूँ, नेक्स्ट वीडियो। तो इसमें आपको जो भी पार्ट पढ़ाना है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों मैं आपको न्यूट्रिशन जैव पराक्रम चैप्टर से संबंधित सभी डिफिनेशनों को मैंने पढ़ाया। तो कुछ डिफिनेशन अभी इसमें काफ़ी बचे हुए हैं जो मैं आगे जारी रखना चाहता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो बच्चों मैं पोषण में काफ़ी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण, विटामिन सभी के बारे में हमने आपको बता दिया। तो बच्चों हमें यहाँ पे बताना क्या है, और इसके लिए हमें न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है कि टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है, पौधों में कैसे इसकी स्थिति बनती है, और जंतुओं में इसकी स्थिति क्या बनती है। तो सभी के बारे में हमें पढ़ना है। तो मानव के सभी अंग के बारे में, जितना अमाशय, अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ग्रसनी, माउथ, आइच, मतलब जो भी पदार्थ हैं, मतलब जो भी पार्ट हैं, हमें सभी के बारे में एक अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप देखिए। तो बच्चों सबसे पहले पोषण के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, पोषण के प्रकार के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पोषण का प्रकार है क्या चीज़? तो पोषण, जीवों में पोषण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पोषण मुख्यतः कितने प्रकार से? पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? दो प्रकार का होता है। ठीक है ना, दो प्रकार का मुख्य रूप से होता है। नंबर एक, पहला जो होता है हमारा, वो होता है स्वापोषी। ठीक, ये होता है पोषण। नंबर दो हमारा जो होता है उसका नाम है विषमपोषी। पोषण। तो बच्चों आप इसको देख लीजिए। पहला तो हमारा है स्वपोषी, दूसरा हमारा है विषमपोषी। तो स्वपोषी उसे कहते हैं कि जो ऐसे प्राणी जो अपने ऊपर ही निर्भर हो, मतलब किसी दूसरे की हत्या कर या फिर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं, वो चीज़ होता है स्वपोषी। तो ये स्थिति केवल किस में होती है? पौधों में ज़्यादा पाई जाती है। ठीक, और कुछ मोनेरा टाइप के जीवाणुओं में भी ये चीज़ पाई जाती है। दूसरी चीज़ बच्चों हमारा विषमपोषी क्या है? जो दूसरे के ऊपर बिल्कुल निर्भर रहते हैं वो होते हैं स्वपोषी, वो होते हैं विषमपोषी। ठीक है, तो विषमपोषी तो आप समझ ही गए, जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, शेर, हाथी, ये सब। ठीक है ना, तो हम लोग निर्भर रहते हैं जैसे धान, गेहूँ, ये सब जो भी वगैरह चीज़ होते हैं, सब पे हम लोग क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे स्वपोषी के बारे में। ठीक, तो चलिए देखिए स्वपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी में होगा क्या? कहेंगे स्वपोषी जीव। देखिए, स्वपोषी जीव अकार्बनिक पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 व H2O। ठीक, H2O से अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से
से बनाते हैं, सहायता से बनाते हैं और ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो बच्चों आप देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो दिया गया है कि स्वभोषी जीव अकार्बनिक पदार्थ तथा कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से बनाते हैं। ठीक, और ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं, मतलब ग्लूकोज हम वो क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज और अकार्बनिक पदार्थ लेते हैं और हमें किस रूप में क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। क्या देते हैं, जैसे भाई केला हो गया, आम हो गया, धान से जो निकलता है बीज, चावल, तो ये सब में कार्बोहाइड्रेट अर्थात ग्लूकोज पाए जाते हैं। समझ गए, तो यही सब चीज़ होता है। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण के रूप में रख सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखो बच्चों, अगर हम कहें इसका रिएक्शन के तौर पे हमें बताया जाए तो देखिए ग्लूकोज का स्थिरीकरण कैसे होगा। देखिए वो क्या क्या लेंगे, CO2 लेते हैं और H2O लेते हैं। ठीक, और हमें देंगे क्या, ये किसके, सूर्य की HV, मतलब सूर्य की प्रकाश की स्थिति में। ठीक है ना, तो क्लोरोफिल अब यहाँ बनेगा क्या, C6H12O6 प्लस, और ये क्या देंगे हमें, O2 भाई ऑक्सीजन देते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है ना, तो वो भी ये देते हैं। तो वैल्यू बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ 6 से गुणा करेंगे, 6 कार्बन है क्योंकि यहाँ 6 था इसलिए 6 से गुणा किया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ हाइड्रोजन 12 है तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 आपका जो है। देखिए अब हमारा ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन, इसमें 6 तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 6 18। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। ये जो चीज़ दिख रहा है ये क्या चीज़ है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो इस तरीके से हम हल करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर किसकी उपस्थिति में, तो यहाँ क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल। इसी कारण पत्ती क्या होती है बच्चों, हरी कलर की होती है। ठीक है ना, इसी कारण पत्तियाँ हमारी हरी कलर की होती है। चलिए फिर इसके बाद बताया गया है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो कहते हैं कि इस प्रक्रिया में निम्न घटनाएं संभव हैं। देखिए कहते हैं कि इस प्रक्रिया में निम्न घटनाएं संभव हैं। अब देखिए क्या चीज़ संभव है, हमें ये देखना है। नंबर 1, पहला जो प्रक्रिया है वो हमारा क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। ठीक, ये हो गया। दूसरी चीज़ हमारी क्या है, ध्यान देना है, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण, और बताया गया, छोड़िए बस इतना ही करिए, बहुत हो गया। और तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट यही है, CO2 तथा हाइड्रोजन के संयोग से ग्लूकोज का संश्लेषण, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ हमारा है, मतलब वो कह रहा है कि
कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल में जो हाइड्रोजन होता है, इन दोनों के संयोजन से ग्लूकोज का संश्लेषण होता है। ठीक है, तो बच्चों यही इसकी घटना है और इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए बच्चों फिर हम आगे पढ़ते हैं क्या जो, ठीक है। ये पौधे के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, पौधे की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक, आगे देखो बच्चों दिया क्या गया है, इसमें ये कहा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे से हमारा जो है बनता है, ठीक है। तो ग्लूकोज और जैसे दिया गया है कि जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, ठीक है, तो जैसे कि हम लोग लेते हैं तो फिर वही चीज़ देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम क्या पौधों के लिए ये है, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक, ये चीज़ सूर्य, ठीक है। अब यहाँ हम लिख दिए हैं CO2 + H2O। अब यहाँ से Hb अगर हमारा बनेगा C12O मतलब O2, ये तो आप जान ही रहे हैं, अभी अभी हमने बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में है। अब यहाँ से ये क्या चीज़ है, ग्लूकोज है, ठीक। अब यहाँ से देखिए तो दूसरा रिएक्शन, ये तो है पौधों का रिएक्शन, ठीक। इसी तरीके से मानव का रिएक्शन, या फिर हमारा जो है बताया गया है कि किस तरीके से ये सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, ये देखना जीवों के अंतर्गत देखना है। तो अब यहाँ से हम लोग ये हम मानव का है, ये पौधों का है और ये जो है जीवों का है, ठीक है। अब इसमें C6H12 O6 + O2। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, CO2 + H2O। तो अब ये चीज़ हम लोग निकालेंगे, और प्लस कुछ है केमिकल पदार्थ निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ है, ये पौधों के लिए है, ठीक है ना। तो यही कहेंगे कि सभी जीवों में पोषण की स्थिति देखो बच्चों, सभी जीवों में पोषण की स्थिति यही होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस विधि के द्वारा होती है। तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन देते हैं, और हम लोग जब देते हैं तो ये चीज़ हम लोग क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके फिर से क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O देते हैं, ठीक है ना। तो यह क्रिया इस अवस्था में पूरे रूप में संभव हो जाती है, ये होती है पोषण की अवस्था, समझ गए। तो चलो फिर आगे हम चलते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, ये तो आपका था स्वपोषी। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विषमपोषी के अंतर्गत, ठीक। तो विषमपोषी में तो आप जानते ही हो कौन कौन आते हैं, कौन कौन नहीं आते हैं, सभी के बारे में पढ़ना हमें डिटेल से। चलिए देखिए, दिया है विषमपोषी पोषण। देखो बच्चों, विषमपोषी पोषण जो होता है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में देखना है। तो विषमपोषी पोषण यही कहते हैं कि जंतु पौधे के समान सूर्य की ऊर्जा का उपयोग ना कर सके, ठीक है। अतः ऊर्जा के लिए वे किसी न किसी यही कहा गया, अतः ऊर्जा के लिए वे किसी न किसी रूप से पौधे द्वारा संश्लेषित भोजन पर निर्भर रहते हैं। बस मतलब कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा है, हम अपने लैंग्वेज में आपको बता देते हैं कि ऐसे जीव, देखिए ऐसे जीव जो पौधों से उत्पन्न उत्पाद को, पौधे से उत्पन्न उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या फिर दूसरे छोटे जीवों दूसरे जीवों के ऊपर
निर्भर रहते हैं तो वे विषमपोषी कहलाते हैं। ठीक, देखो बच्चों यही कहा गया, ऐसे जीव जो पौधे से उत्पन्न उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं या फिर दूसरे जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं तो वे विषमपोषी कहलाते हैं। तो यही चीज़ था जो आपको बतानी थी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छा चीज़ है जिसे आप पढ़ सकते हैं। चलो बच्चों फिर आगे चलते हैं। इसके बाद देखो बच्चों ये बताया गया है कि विषमपोषी कई प्रकार के होते हैं। विषमपोषी निम्न कहते हैं, विषमपोषी निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक, आगे देख लेना। नंबर 1 पहला देखो दिया भाई शाकाहारी। तो शाकाहारी आप जानते हैं जो पौधे के ऊपर डिपेंड होते हैं। दूसरा मांसाहारी जो केवल मांस ही खाते हैं, वो होते हैं मांसाहारी। ठीक, और इसके बाद तीसरा जो होता है वो होता है अपमार्जक। अपमार्जक का मतलब दोनों भक्षण करता है, सर्वाहारी जिसे हम कहते हैं। ठीक, और चौथा जो होता है वो होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी, मतलब अंदर रह के खोखला बना देता है। ठीक है, तो टोटल हमारे विषमपोषी पोषण के रूप में कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। ठीक है, अब 4 कौन कौन है जो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? देखिए, शाकाहारी दिया गया है, और आपका क्या दिया गया है? मांसाहारी दिया गया है, अपमार्जक दिया गया, और क्या आपका ये मतलब परजीवी दिया गया है। तो इतने होते हैं। ठीक है ना। तो चलो बच्चों फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से पढ़ लेते हैं कैसे कैसे क्या पार्ट है, और कुछ है नहीं इसमें। तो यही चीज़ है, तो इसको अब हम लोग पढ़ लेते हैं विस्तृत रूप से। तो अब तक तो हमने पढ़ा था इसके बारे में। चलो बच्चों, इसके बाद देखो हमारा कुपोषण क्या चीज़ है, कुपोषण पढ़ना, संतुलित आहार क्या चीज़ है। तो एक ही प्रकार का भोजन एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, तो कहा यह जाता है कि संतुलित आहार। संतुलित आहार देखो बच्चों, आप देख लो क्या चीज़ है संतुलित आहार। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है संतुलित आहार। तो इसमें यह होता है कि कहते हैं कि कई प्रकार के भोजन प्रतिदिन मानव को जिस रूप में मिलते हैं तो बच्चों यही चीज़ बताया गया है कि एक ही प्रकार के भोजन कहा गया है कि प्रतिदिन मानव जिस रूप में मिलते हैं। ठीक है, जिस रूप में मिलते हैं तो वे उसमें कहते हैं, तो उसमें जिस रूप में मिलते हैं तो उसमें या फिर बच्चों एक काम करो, हम इसको हटा ही देते हैं, दूसरे रूप में आपको बता देते हैं कैसे होगा। बच्चों इसमें यह कहा गया है कि ऐसा भोजन जिसमें बराबर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण व जल बराबर मात्रा में इतने आदि पदार्थ उपलब्ध हो तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित
आहार कहते हैं। यदि इसमें कमी होगी, कहते हैं कि यदि पदार्थों की कमी होगी तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्वस्थ हो जाएगा, जिससे उसे थकान, ऊर्जा की कमी आदि का सामना करना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? तो ऐसी स्थिति बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, एक संतुलित आहार के रूप में जानते हैं। तो बच्चों यही कहा गया, ऐसा भोजन जिसमें बराबर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, खनिज लवण व जल आदि पदार्थ उपलब्ध हो तो उसे संतुलित आहार कहते हैं। यदि पदार्थों की कमी होगी तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाएगा, जिससे उसे थकान, ऊर्जा की कमी आदि का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे वह कमज़ोर भी, वीकनेस उसके अंतर्गत हो जाएगी। ठीक है ना? तो ऐसी स्थितियां इसमें बनती हैं। तो आगे बच्चों हमें चलना है, फिर देखिए क्या हमें पढ़ना है। तो ये ऐसी स्थिति थी, तो आप जान ही सकते हैं, अतः वह किसका शिकार हो जाएगा? अतः वह किसका शिकार? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। ये स्थिति है बच्चों जो आपको देखनी थी, पढ़नी थी। बहुत ही सरल है, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम चलते हैं आगे, कुपोषण पढ़ते हैं। कुपोषण क्या चीज़ है? कुपोषण, देखो बच्चों, जो संतुलित कुपोषण क्या चीज़ है हमें ये देखना है। जो कहते हैं कि आहार में यदि पोषक पदार्थों की कमी हो, पोषक पदार्थ की कमी हो तो उसे कुपोषण जैसा बीमारी उत्पन्न हो जाएगा। कुपोषण जैसा बीमारी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्थिति इसमें बनती है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। तो बच्चों ऐसी स्थिति में उसको बहुत ही समस्या झेलनी पड़ेगी। तो कहते हैं कुपोषण से उसके अंदर दो लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। कौन सा है अब आप देखेंगे। पहला लक्षण जो होगा वो होगा मानसिक, क्या होगा, या फिर आप कह सकते हैं शारीरिक उपलब्धता, क्या कहेंगे, शिथिलता, या कह सकते हैं शिथिलता। दूसरा जो होगा मानसिक शिथिलता। तो बच्चों इसको हम बताएंगे नहीं, आपको हम समझा देते हैं क्या चीज़ है। देखो शारीरिक शिथिलता ये होगी तो उसके जो बॉडी होगा, ये शरीर जो है वो मतलब थकान महसूस होगा, हमेशा वो सुस्त ही रहेगा, वो अपने कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएगा। तो उसके अंदर ऐसी स्थिति बनी रहेगी। समझ गया ना? तो ये स्थिति इसमें बनी रहती है। इसी तरीके से उसके अंदर तमाम प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे उसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये स्थिति होती है। दूसरी चीज़ मानसिक शिथिलता। मानसिक शिथिलता का मतलब ये होगा कि उसके शरीर की जो मतलब दिमाग की जो अंदर का जो दिमाग है वो कार्य करना धीरे धीरे क्या होगा, बंद कर देना। सोचने समझने और स्मृत करने की जो शक्ति होगी वो भी क्षीण होती चली जाएगी।
ठीक है। तो ये चीज़ होता है कुपोषण से। तो चलो बच्चों फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में तमाम रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोग के जो है तो आप जानते ही हैं कुपोषण से तमाम क्वार्सियोकार, सूखा रोग, मेरास्मस, ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिससे उसको झेलना जो है बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद बच्चों हमें आगे क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कि विषम पोषी पदार्थ, विषम पोषी कहते हैं जंतुओं में विषम पोषक के पद क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे पढ़ना है। जंतुओं में पोषण की, देखिए जंतुओं में पोषण कहते हैं, जंतुओं में पोषण की समानता, पोषण की स्थिति। ठीक है, तो जंतुओं में पोषण की स्थिति जो होती है वो मुख्यतः कितने अवस्था में होती है? 5 अवस्था में। कहते हैं कि स्थिति, पोषण की स्थिति 5 भागों में संपन्न होती है, ठीक। अब कौन कौन सा है वो हमें देखना है। तो पहला जो हमारा होगा वो होगा हमारा पहला अंतर्ग्रहण। क्या होगा? अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को कैसे ग्रहण करना है, पहले हमें ये देखना है। ठीक है ना, अंतर्ग्रहण। दूसरा जो होगा वो होगा क्या चीज़ हमारा देखना है ध्यान से? पाचन। और तीसरा होगा अवशोषण, पाचन। और तीसरा जो है वो है अवशोषण। और हमारा जो चौथा होगा वो होगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब भोजन को किस तरीके से पचाना है, तो वो होता है स्वांगीकरण। और जो 5वां होगा वो होगा उत्सर्जन या फिर अवक्षेपण कह सकते हैं। तो अवक्षेपण का मतलब विसर्जित करना, मतलब मल के रूप में जो भी पदार्थ हमारे अंदर होंगे उसको हम क्या कर सकते हैं? विसर्जित कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये स्थिति इसके अंतर्गत बनती है। अर्थात टोटल मिला के अवक्षेपण का, सॉरी ध्यान देना, बहिक्षेपण होगा, सॉरी। तो यहाँ देखिए मल विसर्जन आप लिख लीजिए, मल विसर्जन। ठीक है, ये चीज़ है। तो टोटल हमारे कितने जो है पार्ट हैं पोषण की स्थिति में? 5 भाग हैं। ठीक है, अब पांचों भाग को हम लोग क्रम से पढ़ेंगे। अंतर्ग्रहण क्या होता है, कैसी स्थितियाँ इसमें संभव होती है। ठीक है, तो अंतर्ग्रहण किस में होता है हमें ये देखना है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे। देखो बच्चों यहाँ दिया गया है आपका। तो अंतर्ग्रहण जो होता है, जैसे कि हम आपको बता देते हैं कि अंतर्ग्रहण होता क्या चीज़ है। तो बच्चों यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि हमारा जो पहला पार्ट है वो क्या हम लोग पढ़ रहे थे? पहला पार्ट हमारा जो है अंतर्ग्रहण है। ठीक है, अंतर्ग्रहण पढ़ रहे थे। देखो बच्चों अंतर्ग्रहण कई जीवों में होता है। अंतर्ग्रहण होता क्या चीज़ है हमें ये देखना है। तो अंतर्ग्रहण जो होता है ये मतलब जैसे कि मान लेते हैं छोटे छोटे जीवों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे कि हम ले लेते हैं अमीबा। तो अमीबा में ये किस तरीके से अंतर्ग्रहण करता है हमें ये देखना है। तो अमीबा एक ऐसा जीव है जो अपनी सतह पर भोजन के कण को रख लेता है और रखने के बाद धीरे धीरे उसे अपने अंदर की तरफ खींच लेता है और रसधानी में उसे लेकर धीरे धीरे उससे जो है गलाने स्टार्ट कर देता है और बगल की जितनी रसधानियाँ होती हैं वो फिर उसको अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए, कहते हैं कि अमीबा एक संभोजी विधि से पोषण करता है। अमीबा संभोजी विधि से पोषण करता है। संपोषी विधि से पोषण करता है। कहता है कि यह सर्वाहारी प्राणी है। ठीक है, कहते हैं कि यह भोजन को अपनी सतह पर रखकर कूटपाद की सहायता से
की सहायता से ग्रहण करता है जिसे अंतर्ग्रहण कहते हैं। बच्चों हम आपको दिखा देते हैं ये किस तरीके से भोजन का जो है मतलब ग्रहण करता है, ये चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए फिगर में जो है कैसे बना के, तो ये देखिए हमारा पहला चीज़ है, ये है हमारा राजधानी है इसके बीच की, ठीक है, ये है अमीबा, ठीक, ये इसकी राजधानियाँ हैं, अंदर के पार्ट हैं, और ये हमारा देख देते हैं, देखिए ये हमारा है भोजन के कण है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ हमारा भोजन के कण है, हम लिख लेंगे यहाँ पर, ये जो दिख रहा है भोजन के कण है, और ये जो है वो क्या चीज़ है, अमीबा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगला पार्ट हम देखेंगे, तो देखिए किस तरीके से ये अमीबा है, ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ पे इसके सब राजधानी है ये सब, ठीक है, खाद्य धानियाँ हैं। अब यहाँ पे हमें देखना है ये किस तरीके से ऐसे बना लेता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे भोजन के कण को देखिए यहाँ पे ले लिया है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अब इसके बाद इसको अंदर ले लेगा इस रूप में, देखिए इसको अंदर ले लिया है, यहाँ देखिए भोजन के रूप में, ठीक है। और बाकी तो ये सब देख ही रहे हैं। और इसके बाद आगे फिर देखेंगे, इसमें दिया है, यहाँ देखिए ये चीज़ है, ये भोजन के कण हैं, और यह चीज़ कूटपाद भोजन पकड़ते हुए भोजन पकड़ते हुए, ठीक। और ये चीज़ है खाद्य धानी में भोजन का पाचन। और ये जो चीज़ दिख रहा है ये चीज़ हमारा है पचे भोजन का अवशोषण, पचे भोजन का अवशोषण, ठीक। ये पार्ट हमारा हो गया। इस तरीके से देखो बच्चों, अमीबा है, ये इसके भोजन कण है। अब ये देखिए कूटपाद, ये देखिए यहाँ बना दिया, गड्ढा सा बनाया, यही होता है कूटपाद। इसमें भोजन कण को ले लेगा और समाहित करके अंदर ले लिया है। अब अंदर ले लिया है तो देखिए कह रहा है कि खाद्य धानी में भोजन का पाचन। अब देखिए भोजन का पाचन धीरे धीरे हो रहा है, और यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है कि पचे भोजन का अवशोषण। अब जब भोजन पच गया है तब इन लोग सब लोग आप खाद्य धानी अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो ऐसे में इसका जो है पेट भर जाता है, ठीक है। इस तरीके से अंतर्ग्रहण या क्रिया जो कहलाती है वो अंतर्ग्रहण कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना बहुत है, आगे अगली वीडियो में हमको पाचन तंत्र के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में टोटल बताएंगे। ओके बच्चों, धन्यवाद, बाय।